जदीद तरीक़ों को निज़ाम तालीम में शामिल करना और असातिज़ा की जदीद तरीक़ों पर तरबियत आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त दो तरह के तालीमी निज़ाम मुल्क में राइज हैं जिनका क्वालिटी में आपस में कोई मुआवजा नहीं। कुल्लु मौलूदुन यूलद अलल फितरा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे फिर ख़राब या ठीक कर देते हैं। फिर दूसरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही आती है। बच्चे झूठ बोल के किसी चीज़ से बच जाते हैं ना, वालिदैन उसकी तारीफ़ करते हैं, मेरा बच्चा बड़ा सियाना है। कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ इन्वायरमेंट है। लेटेस्ट रिसर्च ये आई है कि जिन बच्चों का पैदाइशी दिमाग नहीं होता उनके फिंगरप्रिंट भी नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में तालीम के मसाइल के बारे में प्रोग्राम के अगले सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे अहम किरदार उस मुल्क के निज़ाम तालीम का है। अगर हम पाकिस्तान का जायज़ा लें तो हमें आज आज़ादी हासिल किए हुए 77 बरस गुज़र चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारा निज़ाम तालीम बहुत से बुनियादी मसाइल का शिकार है। इन बड़े मसलों में सबसे बड़ा मसला ये है कि तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद स्कूल जाने की उम्र के 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं और इनमें ज़्यादा तादाद बच्चियों की है। और नाज़रीन, जो बच्चे स्कूल जाते हैं प्राइमरी तालीम मुकम्मल करने तक उनका निस्फ हिस्सा स्कूलों से निकल जाता है और इनमें 58% तादाद बच्चियों की है। सेकेंडरी लेवल पर स्कूल दूर होने और कम होने की वजह से ख़ास तौर पर बच्चियों को अपनी तालीम जारी रखने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि जो बच्चियां स्कूल में दाखिल होती हैं उनका सिर्फ 13% हिस्सा 9वीं क्लास में पहुंचता है। नाज़रीन, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। जदीद तरीक़ों को निज़ाम तालीम में शामिल करना और असातिज़ा की जदीद तरीक़ों पर तरबियत आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या बच्चों की मुनासिब कैरियर काउंसलिंग, हम दीगर ममालिक से इस मैदान में भी बहुत पीछे हैं। नाज़रीन, ये तमाम मसाइल एक तरफ और हमारा मुल्की तालीमी निज़ाम एक तरफ, इस वक्त दो तरह के तालीमी निज़ाम प्राइवेट और सरकारी निज़ाम तालीम मुल्क में राइज हैं जिनका क्वालिटी में आपस में कोई मुआवजा नहीं। मुल्क में कई किस्म के निसाब पढ़ाए जा रहे हैं और मुल्क मियारे तालीम के लिहाज से तबकाती तकसीम का शिकार है। नाज़रीन, ये वो तमाम मसाइल हैं जिसके ऊपर आज बात करने के लिए हमारी बहुत खुशकिस्मती है। हमारे साथ मुल्क के मारूफ ट्रेनर और माहिर तालीम वहीदुज़्ज़मा हाशमी साहब मौजूद हैं। आप CEO हैं इबादत एजुकेशन फाउंडेशन के, जो कि एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है जो कि बैक वक्त मक्का और इस्लामाबाद दोनों जगह काम कर रही है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो वहीद साहब, मैं पूरी अभी मीडिया की टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी इंतहाई मसरूफियत जिसको हम लोग जानते हैं उसके बावजूद आपने हमारे लिए वक़्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए। वहीद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम इस वक्त है, जो इसकी हालत है, जिस तरह हमारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं या जो प्राइवेट और इसका एक सरकारी स्कूलों के आपस में एक तज़ाद है, आप क्या समझते हैं जो इतने बच्चे बाहर हैं और जो तालीम की हालत है, इसमें आप वालिदैन को कसूरवार समझते हैं कि उनकी दिलचस्पी नहीं है या हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों में नाकाम है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया इस बात पे, इस मौजू पे बात करने का। असल में हमें जो सबसे पहले बात समझने वाली है ना, जो मैं अपनी काफ़ी ट्रेनिंग्स में भी कहता हूँ और मुख्तलिफ़ फोरम में भी ये बात करते हैं कि हमें सबसे पहले एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन के फ़र्क को जानना है। जब तक वो चाहे पब्लिक सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, जब तक आगाही ही नहीं होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड क्वालिफ़िकेशन, उस वक्त तक हम किसी भी सवाल का जवाब देने से कासर होते हैं।
मिसाल के तौर पर जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन इज़ द माइनर पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये तालीम का एक छोटा सा हिस्सा है कि आप डॉक्टर बना रहे हैं, आप इंजीनियर बना रहे हैं, आप पायलट बना रहे हैं, आप लायर बना रहे हैं, आप जस्टिस बना रहे हैं, आप बिजनेसमैन बना रहे हैं, ये आप क्वालिफाइड कर रहे हैं को। जी बिल्कुल ठीक। वेयर एज एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस विच चेंज द नेगेटिव थाट्स इनटू पॉजिटिव थाट। जबकि तालीम एक ऐसा अमल है जो इंसान के मनफी ख्यालात को मुस्बत में बदल देती है। तो ये मैं अक्सर फोरम पे कहता हूँ कि अभी एजुकेशन तो शुरू ही नहीं हुई पाकिस्तान में, क्वालिफिकेशन है, वो चाहे पब्लिक सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है। इसलिए हमारी इशराफिया या ब्यूरोक्रेसी वो चीज़ों को नहीं समझ पाते कि क्योंकि उन्हें क्वालिफाई किया होता है, एजुकेट तो किया नहीं किया होता ना, कि उनकी जो नेगेटिव थाट्स है कि एक SHO का रवैया क्या होना है, कमिश्नर का रवैया क्या होना है, वापडा के एक्सियन का रवैया क्या होना है, जो बिहेवियर चेंज है वो नहीं आई होती। डिग्रियाँ वो क्वालिफिकेशन है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जो निज़ाम तलीम जो आपने पूछा है कि वो किस तरह इसमें कसूरवार कौन है या क्या मामला है, देखें सबसे पहले जो ज़िम्मेदारी आती है वो वालिदैन की है, जो हदीस के मुताबिक है। ठीक है, कुल्लु मौलूदुन यूलद अलल फितरा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे फिर ख़राब या ठीक कर देते हैं। वो पूरी लंबी चौड़ी हदीस है। अब अगर वालिदैन वो ज़िम्मेदारी नहीं पूरी करते तो फिर दूसरी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की ही आती है कि वो ऑन करे ना, वक्त का हुक्मरान फिर ज़िम्मेदार बन जाता है। और फिर तीसरी ज़िम्मेदारी असातिज़ा पे आ जाती है कि अगर गवर्नमेंट भी नहीं ऑन करती तो फिर असातिज़ा आगे खड़े होके तो ये कर ले। मेरे हाल में बात समझा पाया हूँ आपको। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो यानी आप इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि तीनों ऑन करेंगे तो हालत खुद ब खुद बेहतर हो जाए, या तीनों करें फिर तो हालत नहीं बेहतर होगी, फिर तो आप टॉप पे चले जाएंगे ना। कम से कम एक तो करें, बच्चे को ना पेरेंट्स वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं जो चाहिए, पॉजिटिव चेंज है ना। एजुकेशन को आपने जेहन में रखना, जो मैंने ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, ये इंटरनेशनल स्कॉलर्स कहते हैं जी बिल्कुल, कि बच्चे की पॉजिटिव थॉट ये है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, इसे ही पॉजिटिव थॉट कहते हैं ना। वो चोरी नहीं करेगा, वो किसी की पेंसिल घर लेके नहीं आएगा, ये छोटे होते उसे हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी, जिससे फिर उसका किरदार साजी होगी। तो अब आप देखें ना, कौमें बनती हैं टाइम टेबल पे। जी बिल्कुल ठीक है, आप किसी भी इदारे का टाइम टेबल देख लें, उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, उर्दू, जियोग्राफी, मुतालिया पाकिस्तान, सोशल स्टडी, कंप्यूटर साइंस नज़र आएंगे। तो भाई वो मोरालिटी का पीरियड किधर गया, वो करैक्टर बिल्डिंग का पीरियड किधर गया, वो एब्सेंट है। वो एब्सेंट है, पूरी कौम एब्सेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं एज अ कमिश्नर आपके पास कभी नहीं पूछूंगा कि सर मुझे अपनी वो CSS की डिग्री दिखाएं, आपने कभी नहीं पूछूंगा, ना ही कोई पूछता है। मुझे आपका बिहेवियर अच्छा चाहिए, वो अच्छा तो फिर वो फ़ायदा है, अदरवाइज फिर फ़ायदा अदरवाइज फायदा। ये फरमाइए भाई साहब कि हमारा आइन का आर्टिकल कहता है कि हमें मुफ्त तालीम देनी है अपने बच्चों को 16 साल तक कम से कम। आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत इस बात में पूरी उतर रही है? देखिए काफ़ी हद तक तो ठीक है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। ठीक है, मैट्रिक तक कोई फ़ीस नहीं है, बुक्स वो फ्री देते हैं, यूनिफॉर्म फ्री देते हैं, काफ़ी हद तक कर रहे हैं। लेकिन इसमें मज़ीद अभी बेहतरी की गुंजाइश है कि इसको कॉलेज लेवल तक किया जाए, इसको यूनिवर्सिटी लेवल तक ना फ्री किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बुनियादी हक है ना, आपके 4 बुनियादी हक है जिसमें सबसे बड़ा तालीम है। तो वो जहाँ तक बच्चा, यानी स्कॉलरशिप सिर्फ वही बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए जो मसलन टॉपर है या इस तरह है। आपको देखना चाहिए कि इसको कन्वर्ट करने के ज़्यादा लोग इस पे आ जाए। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि वो बच्चे जिनको थोड़ी सी तवज्जो दें, अगर हम उनको भी कारआमद बनाकर टॉप स्ट्रीम में शामिल कर सकते हैं। सारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर इंसान के अंदर पोटेंशियल रखी है, तो वो पोटेंशियल शो कैसे होगी? एजुकेशन से। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर भाई साहब ये भी तो देखें कि हमारे मुल्क में कई किस्म के निसाब हैं। देखिए कुछ बच्चे जो हमारे टॉप अमीरों के बच्चे हैं वो O लेवल्स में चले गए, बाकी फिर सस्ते अंग्रेज़ी स्कूल हैं, आखिर पे रह गया फिर सरकारी स्कूल जो उससे भी रह गया वो मदरसों में चला गया। अब इसको कैसे देखते हैं? क्या जो हमारे बार बार ये आवाज़ उठती है, कई लोग सियासी तौर पर भी नारा लगाते हैं या इसकी तहरीक भी चलती है कि जी यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि ये तमाम मसाइल का हल है? यकसा निसाब तमाम मसाइल का हल तो नहीं है, लेकिन इससे कौम बन जाएगी। यानी एक आपका बहुत बड़ा फैक्टर यकसा निसाब हल कर देगा कि हर बच्चे की सोच सेम ही होगी, क्योंकि
जी जी फरमाएं। या फिर एक ये भी तो उसमें हो सकता है ना कि जो मेजरिंग ग्राउंड है वो सेम हो जाएगा, प्लेइंग जिससे आपने किसी को टेस्ट करना है वो एबिलिटीज जो टेस्ट होंगी वो सेम ग्राउंड पे टेस्ट होंगी। तो जब एबिलिटी, वो आउटपुट है ना, तो आउटपुट कैसे बनता है, जो आप बात कर रहे हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं। वो बनता है इनपुट प्लस प्रोसेस इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट में आप फिर कुछ सिलेबस ऐसा डालेंगे और उसके प्रोसेस जो असातिज़ा चलाते हैं वो फंक्शन होगा, तो फिर एवेल्यूएशन सेम कर देंगे, तो ऑलरेडी हमें पीछे चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। यकसा निसाब का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है कि कौम यानी सोच एक हो जाएगी। अब लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, मैं ज़ाती तौर पे नहीं करता। सही। लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ मुझे सेल्फ कैपेसिटी के अंदर रह के जितना अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे पूछना है, मैं अपने घर में अपनी कैपेसिटी में तो चीज़ें ठीक करूँ। गवर्नमेंट तो सेकंड नंबर पे है ना, फिर उसे तो बाद में देखेंगे, पहले मैं खुद तो ठीक हो जाऊँ। आपकी बात मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रही है, लेकिन इससे अगर आप लिंक करें इस बात को कि देखें दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और हम बड़े आराम से, अब जिस तरह हम लाहौर की रिपोर्ट लेते हैं इस तरह न्यूयॉर्क की रिपोर्ट भी हमारे पास आ रही होती है। दुनिया तालीम के मैदान में बहुत जदीद तरीक़ों पर चली गई है, लेकिन हमारे मुल्क का जो आज भी तदरीसी तरीका है ये आपको लगता नहीं है कि ये थोड़ा पुराना है, ओल्ड है, हम उसके मुताबिक नहीं चल रहे जो दुनिया में राइज है? क्या इसमें भी तब्दीली आप समझती हैं गवर्नमेंट को करनी चाहिए? जी देखिए ना, जब अंग्रेज़ यहाँ से गए हैं तो लॉर्ड मैकाले कह के गया था ना कि मैं आपको सिर्फ फिज़िकली आज़ादी दे रहा हूँ, मेंटली नहीं। हम यूरोप को बुरा भी समझते हैं और वीज़ा भी लगवाना चाहते हैं। ये हम खुद जो है चेंज हैं ये चीज़ में। हम अमेरिका को बुरा भी समझते हैं, वीज़ा भी लगवाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। और बंदा ये चाहता है भी अमेरिका नहीं, आप किसी को भी देख लेंगे अमेरिका अच्छा है या बुरा है, वो बोलेगा जी नहीं ठीक, जुल्म करता है मुल्क पर। लेकिन अगर उसे बोले कि आपको वीज़ा लगवा दें, बोलेगा जी बिल्कुल लगवा दें। तो ये तजाद है ना? नहीं, बिल्कुल तजाद है, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये फरमाएं कि देखें हम जो अपने निज़ाम तालीम में इन बच्चों को लेके चलते हैं, प्राइमरी फिर मिडल, लेकिन हम बच्चों को ब्रेव नहीं बना रहे। बच्चा कभी भी क्लास एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, खामोशी से जो भी उसका लेक्चर है वो सुनेगा और चलेगा। आप इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है? असल में जो सिस्टम है, निज़ाम सिस्टम है, आप हमारे लिए जो बेंच मार्क है उसवा हसन है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है ना। तो 40 साल तक तो पढ़ा ही नहीं उन्होंने। सही। हाँ, वो तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम 5 साल की उम्र में भी आ सकते थे, 10 साल की उम्र में भी, कि चले जी पढ़ना शुरू करें ना, आप दुनिया के लीडर हैं, आप नबी बनने वाले हैं, सारा कुछ सीक्रेट एजुकेशन हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। 40 साल बाद तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, तो फिर 40 साल दुनिया के अजीम तरीन लीडर ने किया क्या? सोचने वाली बात है ना। सेल्फ ग्रूमिंग पे काम किया। अब हमारे बच्चे को इतना बड़ा बैग प्ले ग्रुप में दे दिया जाता है, भाई ये ABC अल्फ़ाबेट लिखने हैं, आपने काउंटिंग करनी है। अब उसको नेचर के ख़िलाफ़ डाल दिया गया है ना। जब भी आप नेचर के ख़िलाफ़ चलेंगे परेशानियां आपका मुकद्दर बनेंगी। नेचर यही है कि जो आप कह रहे हैं कि बच्चा सवाल क्यों नहीं करता या उसमें क्रिएटिविटी क्यों नहीं पैदा होती या वो शाये क्यों रहता है, भाई उसको पहले एक्टिविटीज़ में लाना था, ग्रूमिंग करनी थी, उसकी करैक्टर बिल्डिंग करनी थी, उसको उठने बैठने के तरीके बताने थे, घर में शूज़ कैसे रखने हैं, सॉक्स कैसे रखनी है, अम्मी का हाथ चूम के आना है, बैग इधर लटकाना है। ये सिखाई नहीं हमने चीज़ें जो असल चीज़ थी। हमने उसे बोला नहीं बेटा ये बुक पकड़ो और इसके ऊपर ट्रेसिंग करो, और वालिदैन भी खुश होता है नहीं मेरे बच्चे को अल्फ़ाबेट लिखने आ गए हैं। और भाई खुश इस पे होना चाहिए मेरा बेटा मुझसे पूछे बगैर बाहर नहीं जाता, वो नमाज टाइम उठ के हमें भी जगाता है, वो मेरा हाथ चूम के स्कूल जाता है, वो दुआ पढ़ के बाहर निकलता है। इन बातों पे खुशी होनी चाहिए, ये है ही नहीं। यानी कि जब बात अगर कोई बाहर काम भी करके आता है तो जो बताता है 100% सच बताता है, बहाने नहीं लगाता। हमारे तो बच्चे पहले गली में सोचते हैं कि हम नहर से नहा के आए, अम्मी को बहाना क्या लगाना है, वो बाहर प्लानिंग करते हैं। अब वो तो जब झूठ की तरफ एक बंदा लग जाएगा तो फिर आपको पता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालुकुम, क्या लोगों अगर तुम सच बोलना शुरू कर दो ना तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग मैं करूँगा। कौन कह रहा है? अल्लाह सुब्हान तआला। कितना बड़ा इनाम है सच बोलने का कि हम फ्यूचर प्लानिंग बच्चों के लिए भी करते हैं ना। अल्लाह कहता है रहने दो मैं कर दूंगा, मेरा एक काम कर दो कि सच बोलना है। आज हमारे बच्चे सच से बहुत दूर हैं और वालिदैन भी खुश होते हैं जो लोग बच्चे झूठ बोल के किसी चीज़ से बच जाते हैं ना, वालिदैन उसकी तारीफ़ करते हैं मेरा बच्चा बड़ा सियाना है, ठीक है, इसने यहाँ पर झूठ बोल के तो बच के निकल आया था। हम खुद उसको अप्रिशिएट करते हैं। यानी खराबी जो ओरिजिनेटर हैं वो वालिदैन खुद हैं। वो हदीस मैंने आपको हदीस शुरू में ही पढ़ दी है,
जी बिल्कुल ठीक। वालिदैन वही साहब, यहाँ से एक चीज़ और भी है कि हमारे वालिदैन एक दौड़ में लग गए हैं। एक दौड़, देखें तालीम, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ओ लेवल्स है, मैट्रिक है, ये सस्ते अंग्रेज़ी स्कूल हैं। अब जो तो ओ लेवल की तालीम को अफोर्ड करते हैं वो तो उस तरफ चले जाएंगे, लेकिन कुछ वालिदैन ऐसे हैं वो चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा ओ लेवल करे और जदीद जिस तरह बाहर की तालीम हासिल करे, लेकिन उनके पास उसके फाइनेंसिस नहीं हैं। अब वो तरीका क्या अख्तियार कर रहे हैं? होम स्कूलिंग। बच्चे को स्कूल से डालेंगे, क्योंकि जो हमारा ओ लेवल्स एग्ज़ाम है आप प्राइवेट भी दे सकते हैं। तो ये होम स्कूलिंग का बढ़ता हुआ रुझान है, आप इसके बारे में क्या समझते हैं? ये ठीक है बच्चे की डेवलपमेंट या उसकी कैरियर अप्रोच के लिए? अच्छा, इसमें ना हमें 2 फैक्टर देखने पड़ेंगे होम स्कूलिंग के ऊपर। अगर तो घर का इन्वायरमेंट ज़बरदस्त है, पॉजिटिव है, एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, तो कोई हर्ज नहीं, होम स्कूलिंग हो जानी चाहिए। लेकिन घर का माहौल, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना हमारे पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा है, उधर इन्वायरमेंट ही नहीं वो बन रहा, तो फिर स्कूलिंग ज़्यादा बेहतर है। और ये दूसरा, फिर आपने जो बात की उसको फिर एक चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी, क्या पेरेंट्स जो ये डिसीजन ले रहे हैं क्या वो खुद इतने एजुकेटेड हैं? मैंने यही फैक्टर बताया ना कि घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, अंदर क्वालिफिकेशन लोग मौजूद हैं, और आपके पास जो है ना वो सारे फैक्टर्स मौजूद हैं कि घर में उसे बेहतर चीज़ें दी जा सकती है, फिर होम स्कूलिंग करने में कोई हर्ज नहीं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो होम स्कूलिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई 10-10 हज़ार के ट्यूटर लगवाए हुए हैं ना, वो फिर नमाज भी पढ़ते हैं, कारी भी आते हैं, वो अब इतना हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उन्होंने उनके रूम्स भी सेपरेट रखे हुए हैं। हमारे ज़्यादा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, डिस्टर्बेंस है, वो बच्चा फिर कैसे होम स्कूलिंग करेगा? नहीं करेगा, ठीक है, स्ट्रगल करता रहेगा। अगर घर का, यानी वो फैक्टर्स जो मैंने बोला देखने पड़ेंगे। अगर होम स्कूलिंग के लिए घर का माहौल बहुत मुनासिब है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, जो क्लासरूम है वो सिर्फ क्लासरूम नहीं है, वो जो उसके पीयर्स हैं उनके साथ उसकी जो इंटरेक्शन है वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लर्निंग है उसके लिए, तो वो मिस नहीं हो जाएगा उसके बीच में से। तो देखें, फिर वही बात आ जानी है। अब वालिदैन हमें पता क्या कंप्लेन कर रहे हैं कि सर ये जो बच्चे ने गालियाँ सीखी हैं क्लासरूम में सीखी हैं, बड़ी मादरत के साथ ना ये हमारे पास कंप्लेन आती हैं कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, इसने जो झूठ बोलना सीखा है, मारना सीखा है, ज़िद्दी हुआ है, या कोई इसमें बैड हैबिट्स डेवलप हुई हैं, वो आपके क्लासरूम के इन्वायरमेंट में। लोग यहाँ तक कह देते हैं जी तुसी पेंडू बच्चे दाखिल कीते ने जिन्होंने हमारे बच्चे का माहौल ख़राब कर दिया है। अब उधर भी देखना पड़ेगा कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट पॉजिटिव है कि नहीं, तो फिर वो बेहतर है। डिसीजन जो वालिदैन ने लेना, वो दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ इन्वायरमेंट है। अल्लाह ना करे इधर आग लग जाती है, मेरा आपका इंटरव्यू उधर ही रह जाएगा, वजह वो इन्वायरमेंट हमें बोलेगा भागे यहाँ से। मैं दोबारा बोलूँगा, ये आइडियंस भी सुन ले कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ इन्वायरमेंट है। जो बनी इसराइल के बंदे ने कत्ल किए थे 99, और फिर वो बंदे ने कहा था जी मेरी माफ़ी हो सकती है, वो आलम, उन्होंने कहा जी नहीं, तो उसने कहा जी फिर आप भी जाओ, जहाँ 99 नहीं माफ़ तो फिर 100 भी नहीं। लेकिन नेक्स्ट आलम ने कहा था कि इन्वायरमेंट चेंज कर लो, बस कि फलां आबादी में चले जाओ ना। इसलिए अगर क्लासरूम का इन्वायरमेंट पॉजिटिव है तो उससे बेहतर जो आप बात कर रहे हैं कि वो जो चीज़ें मिस कर जाएगा, तो फिर वो साथ नेगेटिव चीज़ें भी फिर मिस कर जाएगा। बिल्कुल ठीक है, दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। भाई साहब ये फरमाएं कि हमारा जो आज का तालिब इल्म है वो दिमागी तौर पर दबाव लेने के लिए तैयार नहीं है, एग्ज़ाम का अपने दिमाग को ज़्यादा अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है, शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है, चाहता है कि उसको रेडीमेड क्वेश्चंस हों, उसको वो या कोई गाइड हो उससे मिल जाए, पेपर में वही सवाल है राइट करके अपनी जान छुड़ा ले, या MCQ टाइप क्वेश्चन हो, दिमाग अप्लाई ना करना पड़े। तो ये इम्तहानी दबाव को फेस करना, उसको लेना या दिमागी तौर पर मजबूत करने के लिए आप बच्चों को क्या तजवीज़ देंगे? देखिए, वैसे तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो ट्रेनिंग है, ना हमें अदम बर्दाश्त की ट्रेनिंग दी जाती है, ना हमें करैक्टर बिल्डिंग की, ना हमें स्ट्रेस को जो है वो फेस करने, ना वालिदैन ट्रेनिंग देते हैं, ना हमें इदारे ट्रेनिंग देते हैं। मैंने आपको बोला ना सारा टाइम टेबल ही ख़राब है स्कूल का ना, उसमें ये पीरियड ही नहीं लगते। जी बिल्कुल। अब वो बच्चे को क्योंकि एक चीज़ की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई ना, अब मैं कहता हूँ एक बच्चे को दरिया में फेंके जी ये तो डूब जाएगा, ज़ाहिर है डूबेगा ही, उसे ट्रेनिंग नहीं दी गई, वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस ले गई। उसकी वजह कि उसने इन्वायरमेंट देखा हुआ है कि जिसके नंबर कम नहीं आते उसे बहुत जलील किया जाता है। ये सोच जो है उसके दबाव को और बढ़ाती है। यानी मियार नंबर हैं, अपनी को पर्सनल प्रेजेंटेशन नहीं है। कहीं भी
ना कब्र में और ना जो वो क़यामत वाले दिन सवाल होने, नंबरों का सवाल होना ही नहीं। और हमारी 99% कौम नंबरों के पीछे लग गई हुई है, इसका तो सवाल ही नहीं होना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो हमें बताया कि जी कब्र में ये सवाल होने हैं और क़यामत वाले दिन वो बनी जो नो इंसान है वो कदम नहीं अपने, वो जो 5 सवाल है और जो 3 कब्र के 8 सवाल है, उसमें नंबरों का और डॉक्टरी का और इंजीनियरिंग का तो कोई सवाल ही नहीं। बिल्कुल सही। और इसमें ये फरमाएं वही साहब कि आज की दुनिया बहुत डिमांडिंग है। बच्चे अगर एक तालीम का एक डायरेक्शन ले लेते हैं, कल अगर जाके उनको पता चलता है कि उनका टैलेंट इसमें नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा इंजीनियर के बनने के काबिल है, हम उसको डॉक्टरी में डाल देंगे तो कल वो जाके ख़राब होगा। अब क्या समझते हैं कि बच्चों की कैरियर काउंसलिंग आज के दौर में ज़रूरी है, और अगर है तो किस लेवल से आप समझते हैं बच्चों को इसमें टीच किया जाए? ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने। अल्लाह सुब्हानु ताला ने ना दिमाग के 10 हिस्से बनाए हैं, 5 लेफ़्ट साइड में और 5 राइट साइड में। इसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो रैंडम फेंके गए हैं। ये अल्लाह सुब्हानु ताला की ना एक समझ लें हिकमत अमली थी। अब जिस खाने में या जिस डोमेन में न्यूरॉन्स ज़्यादा चले गए हैं वो पोटेंशियल भी उसमें ज़्यादा होगी। कई बच्चे इंग्लिश बड़े शौक़ से बोलते हैं और उनका पोटेंशियल इंग्लिश की तरफ होता है, कईयों का मैथ की तरफ होता है, लड़कियों का ज़्यादा बायो की तरफ होता है ना, आर्ट की तरफ होता है। तो इसलिए जो आपने सवाल किया है, आइडियंस को भी मैं मशवरा दूंगा। इसके अभी तक दुनिया में 2 तरीके आए हैं कैरियर काउंसलिंग को ना चेक करने के। यहाँ एक को हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। पहले ये आर्मी वगैरह और एलीट फोर्स करती थी, अब जो तकरीबन हर शोबे में आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन में पाकिस्तान में सबसे पहले हमने किया था कि स्क्रीन आउट कैसे करते हैं, पोटेंशियल का पता चलता है। अब जो लेटेस्ट टेक्निक आई है ना उसे DMIT कहते हैं, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये फिंगरप्रिंट से होता है कि आपका पोटेंशियल, जो आपने सवाल किया कि किस इसका इंजीनियरिंग में पोटेंशियल ज़्यादा है, बायो में था, कि ये ना हो ये बायो रख ले और बाद में इसे पता चले मेरा तो पोटेंशियल मैथ में था। तो अब तो बल्कि दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों ने DMIT टेस्ट कंपलसरी रख दिया। और जापान ने इतनी रिसर्च की है, लेटेस्ट रिसर्च ये आई है कि जिन बच्चों का पैदाइशी दिमाग नहीं होता उनके फिंगरप्रिंट भी नहीं होते। ये जापानी एक बहुत बड़ा एक इनकलाब अब आने वाला है ना, कि फिंगरप्रिंट का लिंक है दिमाग के साथ ना। आप देख रहे हैं सारी दुनिया की चीज़ें बायोमेट्रिक पे आ रही हैं, बैंकिंग हर चीज़, तो वो भी तो फिंगरप्रिंट ही है ना। एयरपोर्ट पे जाएं जी वो कहते हैं जी फिंगर लगाएं तो आप एंटर हो जाए। तो इसलिए कैरियर काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे बाद में पता चले कि देखें आप डॉक्टर बन जाएंगे वालदैन के दबाव से, जो प्रेशर है, अम्मी के कहने पे, माँ कहते जी मेरी ख्वाहिश है मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बने, लेकिन आपका पोटेंशियल साइंस की तरफ था, इंजीनियरिंग की तरफ था, वो आपको ज़ाया किया गया। आप डॉक्टर जो बनेंगे वो नॉर्मल डॉक्टर बनेंगे, एक्सेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका पोटेंशियल वो जो चेक किया गया था कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट से या DMIT से, वो इंजीनियरिंग की तरफ था, तो आप इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं तो फिर आप टॉप पर साइंटिस्ट बनेंगे। क्या वजह मुसलमान चीज़ें नहीं ईजाद कर पा रहे ना। ये मोबाइल ईजाद जी काफरों ने किया है, ये फ्रिज ईजाद जी काफरों ने किया है, जी मोबाइल ईजाद जी काफरों ने ईजाद किया है, F16 जी का, सारी चीज़ें ही काफर ईजाद कर रहे हैं। वजह यह है कि वो 5वीं के बाद वहाँ तो ग्रेडिंग चलती है ना, वो सेट कर लेते हैं। आप अमेरिकन किसी बच्चे से सवाल करें 6 लेवल के, तो वो आपको ये भी बता देगा मैंने किस डोमेन में जाना है और मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए। मैंने जगह भी देख ली है जहाँ मैंने मशीनरी लगानी है। इधर हमारे FSC के बच्चे को नहीं होता अम्मी मैं करना की है, पता नहीं। वो अम्मी कह रही है तुम डॉक्टर बनना है, अब्बू कहते हैं नहीं तुमने इंजीनियर बनना है, वो दादी कहती है नहीं ये फौज में जाएगा, वो कहता है नहीं मैं मरीज़ ही अच्छा हूँ। बस ये वो उसकी डायमेंशन ही आप सेट नहीं होने। फोकस किसी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। वो अदसा क्यों आग लगा देता है, वो शीशा जो आग लगाता है फोकस हो गया ना। और जो कतरा कतरा पत्थर में सुराख डाल देता है, आप पानी को डालें प्रेशर के साथ पत्थर पे सुराख नहीं होगा, कतरा डाल देता है। वजह फोकस। हमें आपके तवज्जो से मैं पहुंचाना चाहता हूं गवर्नमेंट को भी कि 6 तक बच्चे की कैरियर सेट कर देगी, ये बिजनेसमैन बनेगा। बल्कि आपको मज़े की बात बताऊं, हम 6ठी क्लास में बच्चे को एक बैज लगवाते हैं इदारों में, उसके साथ सिर्फ असलम नहीं लिखा होता, डॉक्टर असलम लिखा होता है, पायलट असलम। उसे 6ठी से इस नाम से बुलाना शुरू कर। अब उसका माइंड सेट हो गया कि मन्नू तो महल्लेदार भी डॉक्टर कहना शुरू कर रही। अब ये जो 6ठी से वो जो फासला तय करेगा FSC तक, जहाँ से उसकी डोमेन चेंज होनी है या FSC में, वो फिट हो चुका होगा।
वही साहब जो आपने ये बात की है, इससे एक लिंक करती बात ये है कि एक टीचर को बच्चों की नफ्सियात का कितना इल्म होना चाहिए, बच्चों की रीडिंग उसके कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ताकि वो हर बच्चे को उसकी सलाहियत के मुताबिक गाइड कर सके। ये आप एज अ टीचर पूछ रहे हैं उसको। देखें, दुनिया की जो लेटेस्ट टेक्निक है ना वो BMT है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, जो तकरीबन पूरी दुनिया में टीचर्स को सिखाई जाती हैं। और जब भी टीचर को हायर किया जाता है उसकी डेजिग्नेशन असिस्टेंट टीचर रखी जाती है। हमारे तो डायरेक्ट प्रिंसिपल रख लेते हैं इदारे, बड़ी माजरत के साथ इश्तिहार आते हैं जी प्रिंसिपल चाहिए। कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी इश्तिहार आया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सीट खाली है या IG की सीट खाली है, नहीं आएगा कि वो स्टेप बाय स्टेप। और सबसे अहम जॉब प्रिंसिपल की है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रिंसिपल नहीं बनाता, प्रिंसिपल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाता है, तो उसकी ज़्यादा अहम होगी ना। तो उसको आप डायरेक्टर रख रहे हैं, उस प्रोसेस से ही नहीं गुजार रहे। तो इसलिए एक तो लाइसेंस होना चाहिए टीचर को, गवर्नमेंट अपने प्रोसेस, या प्राइवेट सेक्टर आए जो उनको BMT सिखाए, टीचिंग अप्रोच आए उनको, करैक्टर बिल्डिंग हो, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्किल्स। ये मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये जब तक टीचर में ना हो उसे क्लासरूम में ना भेजें। ये जुर्म है कि मुझे एक काम नहीं आता और मैं वो काम का ठेका ले लेता हूँ या करना शुरू कर देता हूँ। ये अखलाकी तौर पर भी जुर्म है, शरी तौर पर जुर्म है और कानूनी तौर पर भी जुर्म है ना, कि मैं वकील ही नहीं, मेरे पास डिग्री नहीं है, मुझे आते नहीं और मैं आपका केस लड़। तो इसलिए आपने जो सवाल किया ना कि टीचर्स जो है उसको नफ्सियात, सिर्फ नफ्सियात ही नहीं, उससे उसके खाने में क्या पसंद है ये भी टीचर को पता होना चाहिए, उसको उसके गेम्स कौन सी पसंद है ये भी टीचर को, मुकम्मल मिजाज। तो सारा आप सेट कर जाएंगे ना उसे। डॉक्टर क्यों टेस्ट करवाते हैं, अपनी मर्जी से क्यों नहीं मेडिसिन दे देते कि रहने दो टेस्ट। वजह यह है कि पता तो चले रूट कॉज क्या है ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है। हमारा टीचर देखते ही नहीं, वो कहता है थप्पड़। अब ये थप्पड़ वाला जो हाथ है, खैर चलें अब कानून ने थोड़ा काम किया है, ये हाथ इधर भी काम करता है ना, तो इधर भी तो कर सकता है ना। सही कह रहे हैं। वही हाथ है ना जिसने सर पे हाथ फेर के काम ले लिया, और वही हाथ है जिसने फिर थप्पड़ से काम ले लिया, फ़र्क तो फिर है ना। तो इसलिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि दुनिया की जो बेहतरीन टेक्निक जो मारिया मोंटेसरी ने इटालियन में, आम सी लड़की MSc साइकोलॉजी लगा के पूरी दुनिया में उसका सिस्टम है मोंटेसरी सिस्टम, उसके नाम से ये BMT लगाई थी। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारना तो दूर की बात, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि डांटा तक नहीं ना, तो BMT लगाई थी। मैं बात समझा रहा हूँ। तो ये आपके तवज्जो से मैं कि BMT और टीचिंग अप्रोच, टीचर क्यों लग गए हैं जी सर, वो कोई जॉब नहीं ना मिल रही, ये क्या बात हुई। जब जॉब मिलेगी तो ये बच्चे छोड़, जी बिल्कुल छोड़ देंगे। और ख़ास तौर पर हमारे प्राइवेट सेक्टर में फ़ीमेल ज़्यादा हैं, ठीक है, मजबूरी से कम है, टाइम पास, शादी नहीं हो रही, मंगनी हो गई है तो चलें बच्चे ख़राब कर आते हैं ना, उतनी देर ये सारा मामला कर आते हैं। या जो अखराजात पर्सनल हैं वो हमने घर वालों से ज़रूर लेने, अपने कर लेंगे। ये सोच भी, इसलिए मैं टीचिंग अप्रोच पे भी ज़ोर दे रहा हूँ कि जिस काम को मैंने करना है, टीचिंग अप्रोच, BMT और करैक्टर बिल्डिंग और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो टीचर करता ही नहीं, उसके पास बहुत सारा टाइम है लेकिन वो फेसबुक पे टीचर वेस्ट करेगा, टिकटॉक पे। वो ये नहीं सोचेगा इस बच्चे की जो मैंने पोटेंशियल बढ़ानी है कि अगर इसको 4 ऑपरेशन एक तरीके से नहीं आ रहे तो मैं दूसरा रिसर्च करता हूँ ना। तो भाई साहब फिर इसमें ये आप क्या नहीं समझते कि हमारे, जिस तरह आपने पहले ये अपनी डिस्कशन में बताया है कि टीचर जो सा है वो पर्पसफुल नहीं है, वो टाइमली काम कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि टीचरों को बाकायदा ट्रेंड होना चाहिए अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, स्पेसिफिक क्लास में, तब उनको बच्चों की तालीम के लिए लाया जाए ट्रेनिंग के बाद? क्या ट्रेनिंग इसमें फिर बहुत ज़्यादा अहम नहीं हो जाती? बहुत ज़्यादा। मुझे अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा था किसी लाहौर में, शायद वहाँ एक बेटी ने सवाल कर दिया, कहती है सर हमारे डॉक्टर्स जाते हैं बाहर के मुल्कों में, हमारे इंजीनियर जाते हैं बाहर के मुल्कों में, हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट जाते हैं, टीचर क्यों नहीं जाते हमारे? मैंने कहा बेटा है ही नहीं टीचर, होंगे तो जाएंगे ना। तो जो आप सवाल कर रहे हो टीचर ही नहीं है। टीचर्स की वो क्वालिटीज़ हैं, देखे ना, मैं कहता हूँ कि जी ये लोहा है तो ये तो लकड़ी है, तो मुझे लोहे वाली क्वालिटी इसमें साबित करनी पड़ेगी ना। वो डॉक्टर जो है उसे अपना आप साबित तो करना पड़ेगा मैं डॉक्टर हूँ।
टीचर के पास अगर तो टीचिंग अप्रोच है, वो BMT जानता है, उसके पास टीचिंग स्किल्स हैं, उसकी करैक्टर बिल्डिंग हुई है, वो R&D जानता है, उसकी सब्जेक्ट ग्रिप है, ये 6 चीज़ें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो फिर उसे टीचर डिक्लेयर किया जाए और एक लाइसेंस दिया जाए, जिस लाइसेंस की बेस पे ना वो आगे काम करे, फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसमें साइकी भी बच्चे की अंदर ही आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जी भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत ही तफसील से और बड़े मुहक्काना अंदाज में हमारे सवाल के जवाब दिए। हम आपके बहुत मशहूर हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नाज़रीन, वही साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि जहाँ से मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्शाद याद आ रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोद से लहद तक इल्म हासिल करो। तो पहली दरसगाह जो है वो वालदा की गोद है, वहाँ से बच्चे की तालीम शुरू होती है। असल बात बच्चे की किरदार साजी है जो सबसे पहले वालिदैन के हाथ में आती है। बच्चा जब बड़ा होकर स्कूल पहुंचता है उस वक़्त तक वो 5-6 साल अपनी ज़िंदगी के गुजार चुका होता है। इनमें वो अपनी ज़िंदगी के बुनियादी अखलाकियात सीख चुका होता है। इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारियाँ इसमें मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहली ज़िम्मेदारी वालिदैन की है। इसके बाद स्कूल का माहौल है। ये फ़ैसला उन तमाम टीचर हज़रात ने करना है जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए टीचर बन रहे हैं कि क्या वो ख़ुद इसके अहल हैं, और गवर्नमेंट ने करना है कि जिन लोगों को हमने टीचिंग के लिए लगाया है क्या हमने उनकी मुनासिब तरबियत का इंतज़ाम किया है, क्योंकि बेंचों पर बैठने वाले ये बच्चे नहीं हैं, हमारे आने वाले दिनों की ये कौम है जिसके हाथ में हमारे मुल्क की भाग दौड़ आनी है। अपने अजीज़ कारब, अपना दोस्तों का सबका ख्याल रखिएगा। आइंदा इंशाअल्लाह ताला किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।